हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इतिहास के अध्याय 3 को, आरंभिक नगर। अध्याय 3। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम सभी जल्द से जल्द अध्याय 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अर्थात लोग पहले भोजन के लिए क्या करते थे? शिकार करते हुए उन्होंने किस तरह से भोजन को उत्पादन करना प्रारंभ किया, यानी कि भोजन के लिए शिकार से लेकर के भोजन के उत्पादन तक का सफर हम लोगों ने देख लिया। वहां हम लोगों ने देखा था कि एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी के निकट जो है लोगों ने क्या किया? फसलें उगाए और कई सारे जानवरों को पाला। फिर हम लोगों ने देखा कि गंगा की सहायक नदियां जो होती है और उसके जो गंगा और सहायक नदी जो होते हैं उनके समुद्री तटों के तटवर्ती इलाकों के क्षेत्र में नगर जो है नगरों का विकास हुआ। यानी 2500 वर्ष पहले नगरों का विकास सबसे पहले क्या हुआ था? गंगा और उसके सहायक नदी सोन के आसपास हुई। लेकिन 4700 वर्ष पहले ही नगरों का आरंभिक नगर का विकास होने लगा था। चलिए, तो आज हम सभी देखने वाले हैं आरंभिक नगर, यानी कि आरंभिक नगर। आरंभिक नगर पहले तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से भोजन, कपड़ा और घरों में लोग रहते थे, किस तरह से भोजन खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में लोग रहा करते थे। अब हम लोग देखने वाले हैं विस्तार से आरंभिक नगर, यानी कि नगरों का विकास किस तरह से होता गया। तो इसमें आती है पहली हमारी हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी, देखिए कहानी जो है तो आप समझ सकते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसी की बनेगी। तो कहानी यानी कि हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा, चूंकि हड़प्पा क्या है? एक ऐसे क्या है, एक नगर का नाम है ना, हड़प्पा। तो हड़प्पा की कहानी के विषय में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो कहा जाता है कि 150 साल लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा के स्थल मिले, जिसे आधुनिक पाकिस्तान, जो कि ये कहां पर है? तो जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हुआ क्या? हड़प्पा की कहानी में आप देख सकते हैं। तो इन इंजीनियरों ने इन्होंने सोचा कि
हड़प्पा के खंडरों से, हड़प्पा के खंडरों से अच्छी ईंटें मिलेगी और यह सोचकर उन्होंने उन ईंटों को उखाड़ लिया, जिससे रेलवे लाइनें बिछाई तो अब देखिए कहानी क्या है, हड़प्पा की कहानी क्या है। हड़प्पा यानी कि जहां पर नगरों का विकास, तो नगरों का विकास 4700 साल पहले हुआ। तो कैसे हड़प्पा के स्थल के पता करने के बाद पता चला कि यहां से ही नगरों का विकास हुआ। तो क्या हुआ, हड़प्पा की कहानी में लगभग 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा के स्थल मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में, यानी कि क्या हुआ कि पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी 150 साल पहले, और वहां पे उस काम में जो जुटे इंजीनियर थे उनको हड़प्पा के वो स्थल मिले, वहां पर उसकी खुदाई में। तो जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी वहां हड़प्पा के स्थल मिले, तो जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान में है। आधुनिक पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध प्रांत है वहां पर है, और भारत के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब प्रांत में यह हड़प्पा के स्थल नगर स्थित है। तो उन इंजीनियरों को जब ये हड़प्पा के स्थल जब वो मिले अचानक, तो इन इंजीनियरों ने सोचा कि हड़प्पा के खंडरों से अच्छी ईंटें मिलेगी, और यह सोचकर उन्होंने उन ईंटों को उखाड़ लिया जिससे रेलवे लाइन बिछाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि कोई खंडर है हड़प्पा की, जैसे कोई भी खंडर, वहां से अगर आप किसी भी चीजें वस्तुओं को आप लाते हैं उनसे उखाड़ करके हटा करके, तो क्या होंगे, वो नष्ट हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जब इंजीनियरों ने वहां के जो काम में जुटे थे उन्होंने हड़प्पा के उस खंडर से जब ईंटों को उखाड़ा, निकाल लिया, और जब रेलवे लाइन बिछाई उससे बनाई गई, तो क्या हुआ, वो जो इमारत थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। हड़प्पा के जो खंडरों की जो इमारतें थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे हड़प्पा की इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। हड़प्पा की नगरें या इमारतें पूरी तरह से नष्ट क्यों हुई? क्योंकि रेलवे लाइनें बिछाने के लिए वहां के इंजीनियरों ने उन ईंटों को वहां से उखाड़ लिया, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, रेलवे लाइनें बनाई गई, और हड़प्पा की खंडर से जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, ध्वस्त हो गई। तो लगभग 80 साल पहले की बात हो रही है, लगभग 80 साल
पहले पुरातत्वविदों को पुरातत्वविदों को 80 साल पहले जो है पुरातत्वविदों को वे हड़प्पा के वे स्थल मिले जो उपमहाद्वीप में हड़प्पा के स्थल मिले जो उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक था, चूंकि इन नगरों का विकास या इन नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले नगर की जो इमारत थे, बाद में मिलने वाली बाद में मिलने वाली जो इमारतें और अन्य वस्तुएं अन्य वस्तुओं को क्या कहा गया? हड़प्पा की इमारत कहा गया। हड़प्पा की इमारतें कहा गया। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद कौन, जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते थे, जैसे बर्तन, औजार, हथियार, सिक्के इत्यादि, तो पुरातत्वविदों को हड़प्पा के वे स्थल मिले जो उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूंकि इन नगरों की खोज, यानी कि जो पहली नगरों की खोज जो थी वो सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली जो इमारतें हैं और अन्य वस्तुओं को हड़प्पा की ही इमारतें कहा गया। यानी कि 80 साल पहले पुरातत्वविदों को ये स्थल मिले और कहा गया कि उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से ये हड़प्पा था। और परंतु इन नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की, और इन नगरों की खोज के बाद में जो भी नगर की जो इमारतें और जो वस्तुएं मिली उनको भी हड़प्पा की ही इमारतें, नगरी कहा गया। तो इन नगरों के विकास कब हुई? तो 4700 साल पहले इन नगरों का विकास हुआ। इन नगरों का विकास, हड़प्पा जैसे नगरों का विकास कब हुआ? इन नगरों का विकास 4700 साल पहले हुआ। तो 4700 साल पहले जो है इन नगरों का विकास हुआ। चलिए अब हम लोग देखिए हड़प्पा की कहानी किस तरह से 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, और इससे क्या हुआ कि वहां के जो भी
इंजीनियर थे उस काम में जुटे, तो उस हड़प्पा के स्थल मिले उनको, और उन्होंने सोचा कि खंडर जो है इनसे अच्छी ईंटें मिलेगी, इसलिए उन्होंने उस ईंटों को वहां से उखाड़ कर रेलवे लाइनें बिछा दी, जिससे इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। 80 साल पहले लगभग पुरातत्वविदों को वो स्थल मिले जो कि उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। और नगरों की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले जो भी नगर थे, जो भी इमारतें थी या वस्तुएं थी, उनको हड़प्पा की इमारतें कहा गया। नगरों का विकास 4700 साल पहले हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन शहरों को या इन नगरों को पहली विशेषता में, इन नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में तो उनसे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिम के जो हिस्से थे, पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी जो भाग थे छोटा था, इसलिए ऊंचे हिस्से पे बना था। ऊंचे हिस्से पर बना था। निचला भाग बड़ा था, इसलिए छोटा हिस्सा में बना था। तीसरी जो विशेषताएं हैं इन नगरों की, कि ये जो ऊंचे वाले भाग होते थे, तो नगर के जो क्या होते थे, इन नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित यानी बांटा गया था। पश्चिमी वाले जो भाग होते थे इन नगरों के, उनको छोटा या ऊंचे हिस्सों में बना था वो। और जो निचला जो भाग था इन नगरों का, जो नीचे रहते थे तब के नीचे में थे, ऊंचे वाले भाग ऊंचे क्या थे, तो ऊंचे वाले जो भाग थे वे पश्चिमी भाग जो होता था वो ऊंचे हिस्से में बना था, और जो नीचा भाग जो कि बहुत बड़ा था वो छोटा हिस्सा में बना था। यानी कि जो जितना, देखिए इस तरह समझिए, पश्चिमी भाग छोटा तो ऊंचे हिस्से में बना था, है ना। आप किस तरह समझिए, ये घर है तो ऊपर वाला का जो रहेगा ये इस तरह से जो रहता है, तो ये सपोज कीजिए आप इस तरह से ऊपर में जो रहते हैं, ऊपर में तो आप ये देखिए इस तरह के जो रहते हैं, तो यहाँ पर जो इमारतें हैं ये छोटे हैं, तो छोटे यानी कि छोटे हैं तो ये क्या ऊंचे हिस्से में बने हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है चूंकि ये बड़ा है इसलिए क्या है, ये छोटे हिस्सों में बना था। छोटे मतलब ये छोटा, ये इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये नगर है, तो नगर में जो ऊंचे पश्चिमी भाग थे वो छोटे थे, इसलिए ऊंचे वाले भाग में। अब जो नीचा वाला भाग था वो बड़ा था, इसलिए नीचे हिस्से में बना था। तो इस तरह से जो नगरों का विभाजन या बंटवारा किया गया था।
तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो है पश्चिमी भाग यानी कि ऊंचाई वाले हिस्से भाग को ऊंचाई भाग को नगर दुर्ग पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचला भाग को निचला नगर कहा। तो ऊंचाई वाले जो भाग थे पश्चिमी भाग उनको नगर दुर्ग कहा गया पुरातत्वविदों के द्वारा, और जो निचला भाग था उसको निचला नगर कहा गया। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि नगरों जो हड़प्पा के जो नगर थे उनका विभाजन किस तरह से किया गया था। तो उनकी इन नगरों की जो विशेषताएं थी इस प्रकार है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये जो नगर थे चौथी जो विशेषताएं हैं कि इन हिस्सों को दोनों हिस्सों को ऊंचे और नीचे दोनों हिस्सों को चार दीवारियों से घेर दिया गया, जो पकी ईंटों से बना था। पांचवा जो कि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनकी कि ये जो ईंटें थे ईंटों को इस तरह से पकाया गया। इस तरह से यानी कि ये जो पकी ईंटें थे ईंटों को इस तरह से बनाया गया था कि हजारों सालों तक मजबूत खड़ी रह सके। दीवारों को बनाने के लिए आखिर ईंटों की चिनाई की जाती थी। ईंटों की चिनाई की जाती थी जिससे दीवारें मजबूत रहे। तो छठा जो विशेषताएं हैं उनकी दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की चिनाई की जाती थी जिससे दीवारें मजबूत रहे। चलिए, तो इन नगरों की के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी।
नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो में तालाब बनाई गई थी जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। तो ये जो मोहनजोदड़ो है उसी नगर में कुछ इमारतें थे जिसमें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में जो तालाब बनाई गई थी जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। तालाबों को बनाने के लिए पत्थर और प्लास्टर इस्तेमाल किया गया था। तो तालाबों को बनाने के लिए पत्थर और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था पानी का रिसाव रोकने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उस समय क्या होता था, इन नगरों में के जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें होती थी। मोहनजोदड़ो में तालाब बनाने के लिए तालाब बनाई गई और जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महास्नानागार कहा। यानी कि तालाब को, वो जो तालाब थे उसको महास्नानागार कहा गया। तालाबों को बनाने के लिए पत्थर और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो तालाब थे, ये जो महास्नानागार बनाए गए थे मोहनजोदड़ो में प्लस पत्थर और प्लास्टर के, तो पानी का रिसाव रोकने के लिए, पानी बाहर न चले जाए, सब पानी का रिसाव रोकने के लिए उन प्लास्टरों के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। तो क्या होता था कि उस पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टरों के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। तालाबों से नीचे, तालाबों पर नीचे उतरने के लिए, उन तालाबों से नीचे उतरने के लिए
उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और साथ ही चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तालाबों को भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। ताकि ये तालाबों को भरने के लिए कुएं से पानी निकालनी पड़ती थी लोगों को। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टरों के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई जाती थी। तालाबों के नीचे से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी लोग चारों तरफ से, और साथ ही चारों ओर क्या बनाए थे, कमरे बनाए गए थे। तो आखिर ये तालाबों को भरने के लिए कुएं से पानी निकालना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बाद में उन तालाबों को खाली कर दिया जाता था। तालाबों को भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था और साथ ही क्या होता था, बाद में तालाबों को खाली कर दिया जाता था। चलिए, अब क्या है कि उन तालाबों में विशिष्ट नागरिक ही, जो प्रमुख नागरिक होते थे उस नगर के, उस नगर के, तो विशिष्ट नागरिक ही विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते थे। तो उन तालाबों में विशिष्ट नागरिक ही विशिष्ट अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ये थे उन नगरों की विशेषताएं, जैसे मोहनजोदड़ो है ना, नगर दुर्ग में कुछ इमारतें जैसे मोहनजोदड़ो। तो हमने मोहनजोदड़ो में क्या देखा, तालाब थी, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है ना। तो इस तरह के आप देख सकते हैं, एक जो है पहले मोहनजोदड़ो में इस तरह का एक जो है क्या था, पूरे के पूरे इस इलाके क्षेत्र में एक महान स्नानागार बनाया गया। किसके लिए? तो किसी खास विशिष्ट नागरिकों के लिए, जो किसी खास विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते थे वहां पर। तो आप देख सकते हैं, फिर मैंने बताया आपको कि उन तालाब को किससे बनाया गया था, तो पत्थर और प्लास्टिक से बनाया गया। उस पत्थर और उस क्या प्लास्टर से बनाया गया था। आखिर प्लास्टर के ऊपर चारकोल इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि पानी का रिसाव रोकने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा तालाबों को बाद में खाली भी कर दिया जाता था, पानी जो है कुएं से निकाल कर तालाब में भरा जाता था। चलिए, तो अब हम लोग ने देखा कि नगरों की विशेषताएं क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो भवन थे, जो नाले थे, जो सड़कों का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था।
तो किस तरीके से किया जाता था? भवन, नाले और सड़क, भवन और सड़क, नाले और सड़क, नाले और सड़क। तो आप देख सकते हैं कि इन नगरों में, हड़प्पा के जो नगर थे वहां पे एक या दो मंजिले घर होते थे। तो इन नगरों में एक या दो मंजिले घर होते थे। इन घरों में, इन घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घरों में खास स्नानागार हुए होते थे। इन नगरों, अब देख सकते हैं कि नगरों में एक या दो मंजिले मकान होते थे हड़प्पा के। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए गए थे? कमरे बनाए गए थे। और घरों में खास स्नानागार, अपनी हर प्रत्येक घर के पास अपना खास स्नानागार और कुएं होते थे। इन नगरों में नाले ढके होते थे जो सावधानी से सीधी लाइन में बनाई गई थी। सावधानी से सीधी लाइन में बनाई गई थी। तो इन नगरों में नाले जो हैं वो ढके होते थे जो सावधानी से सीधी लाइन में बनाई गई थी। जो नाले होते थे, नाले ऊपर से, यानी कि इन नाले में ऊपर से ढलान होता था ताकि पानी आसानी से बह सके। अब घरों के जो नाले होते थे, घरों के नाले को सड़कों के नाले से जोड़ दिया जाता था जो बड़े नाले में
जो बड़े नालों में, तो जोड़ दिया जाता है, जो बड़े नालों में मिल जाते थे। तो आप देख सकते हैं नाले में ऊपर से ढलान होता था, क्यों? ताकि पानी आसानी से बह सके, और घरों के नाले को सड़कों के नाले से जोड़ दिया जाता था, जो बड़े नालों में मिल जाते थे। चलिए, तो ये जो नालों होते थे, जो बड़े जो नाले होते थे, नालों को भी नालों को भी ढक दिया जाता था। परंतु जगह जगह मेन हॉल बनाए गए थे, ताकि उनकी देखभाल व साफ सफाई की जा सके। नालों को भी ढक दिया जाता था, कि जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, ताकि उनकी देखभाल, नालों की जो देखभाल और साफ सफाई इसी मेन होल से की जाती थी। घरों, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो नालों, घरों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जो हड़प्पा के जो नगर में जो घर थे, जो नाले थे और जो सड़क का निर्माण जो है, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो वहां पे जो घर 1 या 2 मंजिले के होते थे, प्रत्येक घर में अपने खास स्नानागार कुएं होते थे, घरों के आंगन को चारों ओर कमरे से घेर दिया जाता था। साथ ही उन नगरों के जो नाले होते थे वो क्या होते थे, उन ढके होते थे, जो कि सीधी लाइन में बनाई जाती थी। साथ ही साथ जो नाले होते थे, घरों के नालों को सड़कों के नाले से जोड़कर एक बड़ी से नाले से मिला दिया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा के जो नगर होते हैं, वहाँ जो भवन यानी नगर, जो भवन यानी घर, फिर नाले और जो सड़क का जो निर्माण है वो किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में क्या है, तो जो हड़प्पा के जो नगर थे, वो हड़प्पा के नगरों में काफी हलचल हुआ करती थी। पहले हड़प्पा के नगरों में
हड़प्पा के नगरों में काफी हलचल हड़प्पा के नगरों में काफी हलचल हुआ करता था। तो क्यों हलचल हुआ करता था? वहां वैसे लोग रहते थे। हड़प्पा के नगरों में कौन कौन कैसे लोग रहते? तो वैसे लोग रहते थे जो हड़प्पा के नगरों में कुछ खास इमारतें बनाने की योजना से जुटे थे। और ये जो लोग थे ये संभवतः कौन थे? संभवतः शासक हुआ करते थे। शासक हुआ करते थे। तो देखिए हड़प्पा के नगर में जो है काफी हलचल हुआ करते थे। वहां किस तरह के लोग रहते थे? तो वहां ऐसे लोग रहते थे जो कि हड़प्पा के नगर में जो इमारतें बनाने की योजना में जो जुटे लोग थे वही लोग रहते थे, जिनमें शासक थे। तो शासक क्या करते थे? लोगों को दूर दूर भेज करके वहां से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगाते थे। फिर शासक जो है अपने पास कई सारे जो है खूबसूरत मन के सोने चांदी की कीमती जो है बहुमूल्य पत्थरों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी हुआ करते थे जो कि मोहरों पर लिखते थे। साथ ही साथ शिल्पकार भी रहते थे जो अपने घरों या अन्य स्थलों जो उद्यमी स्थल होते थे जहां पर वे तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग यात्राएं भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह और वहां की उपयोगी चीजें अपने साथ लाते थे, जैसे किस्से कहानियां भी कभी कभी लाते थे। साथ ही साथ इन नगरों से जो है मिट्टी के बने हुए वे खिलौने भी मिले हैं जिनसे पहले बच्चे खेला करते थे। तो चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने नगरीय जीवन के विषय में आज जाना समझा। तो हम लोग आरंभिक नगर चूंकि प्रारंभ कर चुके हैं, धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।